Good morning to all students. Today we are learning BST class 12th. न्यू ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? न्यू ट्रेड पॉलिसी नई व्यवसायिक नीति, हिंदी में बोलना चाहिए न्यू व्यवसायिक नीति। न्यू व्यवसायिक नीति के तहत न्यू पॉलिसीज कैन बी जनरेटेड इन द बिजनेस सेक्टर. In new economic reform, trade policy has got change. Unnecessary restriction have been removed. The following change have taken places. कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे जरूरत थी, जिस सेक्टर पे जरूरत थी उस सेक्टर पे चेंज किए गए न्यू ट्रेड पॉलिसी के द्वारा. क्यों? ताकि लोगों को बिजनेस में दिक्कत ना हो. और इसकी जो मेन क्राइटेरिया थी वो कौन कौन सी हैं? गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड ऑल क्वांटिटेटिव कंट्रोल. जो गवर्नमेंट ने क्वांटिटेटिव कंट्रोल था उसको लिफ्ट कर दिया है ना. एंड ऑन प्रोडक्शन इनकर्ड इन द एक्सपोर्ट लिस्ट. और जो एक्सपोर्ट मटेरियल हो रहा था, यानी बिजनेस में होता क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात. तो जो निर्यात था उसकी एक लिस्ट बनाई, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी उसकी एक लिस्ट क्रिएट की, और दिस लिस्ट कैन बी यूज फॉर द टैक्सेशन प्लान. देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर लाइसेंस फॉर डूइंग इंपोर्ट. और एक पॉलिसी में एडजस्टमेंट और कर दिया गया कि यदि आपने इंपोर्ट किया, खरीदा, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन कुछ मटेरियल्स, हैवी मटेरियल्स नहीं, हैवी मटेरियल तो विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट परचेज, राइट. फिर द एग्जाम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात, प्रोसीजर आर सिंप्लीफाइड. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सिंपल बनाया, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस थे उनमें चेंजिंग किया. चेंजिंग करने के बाद उनको इतना लचीला बना दिया कि लोग उनसे भागे ना और उन नियमों का यूज करें. फॉरेन कैपिटल मार्केट हैव बीन सेटअप. फॉरेन कैपिटल मार्केट बनाया. व्हाट इज फॉरेन कैपिटल मार्केट? फॉरेन कैपिटल मार्केट दैट मीन्स इंक्रीजिंग इन अ फॉरेन करेंसी इन बिजनेस. फॉरेन करेंसी को बिजनेस में इंक्रीज करना ही फॉरेन कैपिटल मार्केट होता है. फॉरेन में जाकर के बिजनेस करना और वहां पर जो फॉरेन करेंसी है उससे अपना प्रॉफिट अर्न करना, राइट. फिर इसके बाद फिजिकल पॉलिसी कौन कौन सी होती है? अंडर द फिजिकल डिफेक्ट इन द बजट. बजट, व्हाट इज बजट? बजट दैट मीन्स, आपने भी सुना होगा बजट शब्द आया इसमें, तो बजट के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि बजट है क्या. अपने घर से बजट बनाना शुरू होता है. कैन बी क्रिएटेड इन अ बजट इन आवर हाउसेस. अपने घर में भी, कहीं पर भी आप बड़े ध्यान से देखिए, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है या इन फ्यूचर बजट, डेली बजट, बजट तो प्रतिदिन बनता है कि भाई इतना हमारे पास कुल इनकम है, इतना रेवेन्यू रिसोर्सेस हो रहा है और इसका हम यूज यहाँ करेंगे, राइट. तो इसमें क्या किया गया? गवर्नमेंट ने 4% ऑफ जीडीपी इन प्लेस ऑफ 8.5% इन 1991. द फॉलोइंग एफर्ट वर इन द प्रोग्रेस. जो 8.5% जीडीपी थी उसको वो चेंज करके 4% गवर्नमेंट ने कर दिया. फिर रिफॉर्म इन टैक्सेशन, टैक्सेशन को शेड्यूल में लेके आए और टैक्सेशन के विषय में लोगों को बताया गया. टू मेक इफेक्टिव टैक्स रिकवरी सिस्टम, और एक टैक्स रिकवरी सिस्टम बनाया गया. क्यों? क्योंकि टैक्स ही तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक पर्टिकुलर सोर्स है, और यदि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अर्न नहीं किया तो पक्की बात है कि डेवलपमेंट कंट्री का कैसे होगा. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी रिफॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम. फिर रिड्यूस एराइज एंड इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया, एराइज किया गया ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सके. फिर टू गेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन टैक्स जोन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स जोन के एरिया में लाया गया ताकि प्रॉब्लम ना होने पाए. फिर
इसके बाद आता है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। क्या होता है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म? टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर एनआरआईज फॉर फ्रॉम 5% to 24%। जो इन्वेस्टमेंट एनआरआईज इन्वेस्टमेंट का सिस्टम था, जो बाहर से लोग कमा के इनकम लाते थे अपने यहाँ, उनका जो इन्वेस्टमेंट का सिस्टम था पहले क्या था 5% था, जिसको बढ़ा के 24% कर दिया। क्यों? ताकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना हो, बेरोजगारी कंट्रोल में रहे और देश का डेवलपमेंट हो, राइट। फिर इसके बाद है टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर दैट मीन्स अ रिटेन सर्टिफिकेट ऑफ द लोन ऑफ कंपनी। कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण होता है डिवेंचर, जिसमें लिखी अमाउंट की कंपनी देनदार होती है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनी की सील लगी होती है। फिर इसके बाद टू एंड द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। कैपिटल इशू अगर है कोई भी तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए ना कम कैपिटल होना चाहिए। ज़्यादा होगी तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा और कम होगी तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स परफेक्ट कैपिटल होनी चाहिए। फिर टू गिव फ्री हैंड टू डिसाइड टू वैल्यू ऑफ शेयर। और बिजनेसमैन को शेयर की वैल्यू डिसाइड करने के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया गया। क्यों? ताकि बिजनेसमैन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से कैपिटल फंड कलेक्ट कर सके। कहाँ से? सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि शेयर कहाँ सेल होते हैं? सोसाइटी में। और जो एवरी पर्सन कैन बी परचेज ऑफ द कंपनी शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर और दिस अमाउंट कैन बी रिसीव इन अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो व्यक्ति ये शेयर खरीदता है उसको अंशधारी, शेयर मतलब अंशधारी कहा जाता है। और जो उस अंश से पैसा मिलता है उसको अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसियां, किन किन पॉलिसियों में परिवर्तन हुआ। इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस इन इंडस्ट्री में बी एनालाइज एज फॉलो। कौन कौन सी चेंज हुई वो निम्नलिखित हैं। सिंस 1991 में इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द लिबराइजेशन। मैंने आपको पहले भी लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उदारीकरण, लिबराइजेशन मतलब उदारीकरण की नीति अपनाई ताकि हर बिजनेस का डेवलपमेंट हो। इंडियन फर्म हैज रिस्ट्रक्टिंग एंड गोइंग अवे with less profitable business so as to survive and grow against competition from multinational corporation. They are downsizing। कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने और इस तरह से सिस्टम, टैक्स सिस्टम बना दिया कि बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन के ऊपर भार ना पड़े। तो बिजनेसमैन ने भी क्या किया कि भैया जब बहुत ज़्यादा टैक्स का भार तो है नहीं, तो उसने भी कम प्रॉफिट अर्न करके और बिजनेस में ग्रोथ लाई, राइट। फिर इसके बाद मार्जिनल रिस्पॉन्स टू चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट। मार्जिनल रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, कंज्यूमर फोकस, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर का फोकस। अगर कंज्यूमर का फोकस किसी भी बिजनेस में ज़्यादा है तो उस बिजनेसमैन का डेवलप, उस बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का डेवलपमेंट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। फिर ब्रांड प्रोडक्ट आपने सुना होगा ना कि ये जैसे अभी लाइट फोन चल रहे हैं, रियलमी का है, रेडमी का है, सैमसंग का है, तो अपना अपना ब्रांड होता है और वो ब्रांड से ही प्रोडक्ट सेल होता है और उस ब्रांड के नाम के कारण रिलेटेड कंपनी की लायबिलिटी बढ़ जाती है ना। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अ गोइंग कंसर्न in particular thing, is the best in
परफॉर्म ऑफ द सोसाइटी। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर होता है कैपिटल का स्ट्रक्चर कि आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण मार्केटिंग किस तरह से है, क्या गांव के लोग जानते हैं इस रिलेटेड थिंग्स के बारे में। फिर इफेक्टिव सैलरी एंड रिम्यूनरेशन, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं क्या उनको परफेक्ट इफेक्टिव सैलरी मिल रही है कि नहीं। अगर सैलरी कम मिलेगी तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो पैसा दूसरी जगह से अर्न करने में लगा रहता है। फिर रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कितना मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग किस हिसाब से वर्क चल रहा है। फिर पर्सनल मैनेजमेंट, और पर्सनल मैनेजमेंट किस तरह का है बिजनेसमैन का। इस पॉइंट के साथ ही बिजनेस इन्वायरमेंट BST क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप सभी ध्यान से सुने, इस चैप्टर की बेसिकली आप रीडिंग करें 2 से 3 बार, रिलेटेड वीडियो आप देखें जो कि ग्रुप में हम सेंड कर देते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिखवा के टिक लगा के आपके उसमें ग्रुप में डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर भी सिस्टमेटिक लर्न करें, कॉपियाँ बना लें, और पूरा 3rd चैप्टर तक पूरी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो मेरे विद्यालय के बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू।